नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल अलायंस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानेंगे स्क्रब टाइपस के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों है जानेंगे। केरल में अभी बहुत तेजी से ये फैल रहा है, तो केरल में एक अलर्ट जारी किया गया है, इसके खिलाफ अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए जानेंगे जो स्क्रब टाइफस है ये होता क्या है। इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है ओरिएंटिया टिश्यू टिश्यू गामुसी। ओरिएंटिया टिश्यू टिश्यू गामुसी नामक एक बैक्टीरिया होती है, इसके कारण यह स्क्रब टाइफस फैलता है। इसका संचरण कैसे होता है? संचरण होता है टाइपस संक्रमित जो भी चीगर्स होते हैं यानी लार्वा माइटस होते हैं, उसके काटने से यह तेजी से फैलता है। अगर इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो इसमें बुखार होता है, सिर दर्द, शरीर में दर्द, खरोच, सूखी खांसी, त्वचा के चकत्ते, देखिए यहाँ पर त्वचा में चकत्ते दिख रहे हैं, लाल आंखों का होना, कुछ मामलों में मानसिक परिवर्तन भी होता है, जैसे कि भ्रम की स्थिति से लेकर व्यक्ति इस संबंधित बीमारी से कोमा में भी जा सकता है। अगर इसके उपचार की बात करें तो इससे संबंधित इसका कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। स्क्रब टाइफस से संबंधित कोई टीका अभी भारत में उपलब्ध नहीं है इसके बचाव के लिए, या कहीं भी अभी इसके बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो और भी अगर इसकी दवा के बारे में देखेंगे तो एक दवा है, एक एंटीबायोटिक है, एक दवा एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग इसमें किया जा सकता है। इस दवा का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन्स। इस दवा का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है स्क्रब टाइफस को बचाव के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यह जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये एक व्यापक रूप से एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल कुछ बैक्टीरिया संक्रमण जीवाणुओं जैसे कि निमोनिया में, मुहासे में, क्लेमाइडाइज संक्रमण, लाइम रोग, हैजा, टाइफस, इन सब सिफिलिस, इन सारी बीमारियों में इस एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी दवा का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है स्क्रब टाइफस के रूप में। अगर इसकी बचाव के बारे में बात करें तो इसका बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। जो घुन निरोधक एक दवा होती है, जो घुन पड़ जाते हैं ना धान, गेहूँ, चावल में, उससे निरोधक जो दवा आती है उसका लेप लगाया जाता है त्वचा पर, तो उससे कुछ राहत मिलता है। प्लस इसके और भी बचाव के लिए जो झाड़ीदार क्षेत्र हैं उसमें प्रवेश करने से पहले, झाड़ियों में प्रवेश करने से पहले फुल जो कपड़े होते हैं वो पहनकर जाना चाहिए। और लोगों को जमीन या घास पर कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, उससे भी इसको संक्रमण बढ़ जाता है। प्लस उनके घर के आसपास झाड़ियाँ और कम वनस्पति हो तो उसे हटाकर घर के आसपास साफ सफाई को मेंटेन रखें जब बचना है स्क्रब टाइफस से। तो ये बहुत ही खतरनाक और संचरित बीमारी है। नेक्स्ट न्यूज है हेपेटाइटिस के बारे में दिया है। हाल ही में अभी विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है 2023 में। ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए चर्चा में है, तो इसके बारे में जानेंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह वायरल हेपेटाइटिस जो बीमारी है उसके बचाव के लिए, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम है वन लाइफ वन लीवर्स, यानी एक जीवन और एक लीवर्स। क्योंकि जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस का सबसे बड़ा रीजन होता है जो लीवर होता है। जो लीवर होता है उसमें सूजन होना, लीवर में सूजन हो जाना ही हेपेटाइटिस का बहुत बड़ा लक्षण है। तो इसके प्रति जो हेपेटाइटिस है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। थीम को ध्यान रखिएगा, 2023 की थीम है एक जीवन एक लीवर, यानी वन लाइफ वन लीवर्स। शुरुआत अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो शुरुआत में जब इसे स्टार्ट किया गया था तो सबसे पहले इसे 19 मई को मनाना शुरू किया गया था विश्व हेपेटाइटिस दिवस को। लेकिन 2010 में इस फिगर को, इसको तिथि को चेंज कर दिया गया था, चेंज करके रख दिया गया 28 जुलाई। 28 जुलाई को अब हर साल मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 2007 में एक विश्व हेपेटाइटिस अलायंस बनाया गया, विश्व हेपेटाइटिस अलायंस बनाया गया। इस अलायंस में एक निर्णय लिया गया कि 2008 से जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है उसे आयोजित किया जाएगा। तो यही 2008 से विश्व हेपेटाइटिस दिवस आयोजित किया जाना शुरू किया गया है। ये जो 28 जुलाई की तिथि है यह एक
अमेरिका के चिकित्सक है जिनका नाम है डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग। यहाँ पर देखिए इनका नाम है डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग। इनके सम्मान में इनकी तिथि को रखा गया है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो इनके सम्मान में क्यों रखा गया है इसके बारे में जानेंगे। जो डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लूमबर्ग हैं अमेरिकी चिकित्सक है। ये 1960 के दशक में जो हेपेटाइटिस बी होता है उसकी इन्होंने खोज की है। तो इसलिए इनके सम्मान में हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इसका यही है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व हेपेटाइटिस है उसके खिलाफ लोगों को जागरूकता पैदा करना। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का अगर महत्व की बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में सार्वजनिक रूप से यानी कि सभी लोगों के को इसके बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि ये लोग समझ पाएँ कि इस बीमारी का कारण क्या है। कुछ सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि क्या इसके लक्षण से फाटिक्स मतलब थकान होना, प्लस उसके बाद ज्वाइंटिस यानी पीलिया का लक्षण दिखाई देता है। त्वचा और आंखें पीला होना शुरू कर देती है। वोमिटिंग होता है। लैक ऑफ एपेटाइटिस मतलब कि जो भूख है वो कम लगना शुरू कर देती है। ब्लीडिंग मतलब कि खून बहना शुरू करता है। डार्क यूरिन जो मूत्र यानी पेशाब है वो गाढ़ा हो जाता है। पेशाब जो होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये लक्षण है हेपेटाइटिस के। अगर किसी को हेपेटाइटिस है, इन सब सारे लक्षण दिख रहे हैं तो वो हेपेटाइटिस का अपना चेकअप करवा सकते हैं। आइए इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस यानी ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस ए यह खास करके गैर क्रोनिक होता है। गैर क्रोनिक मतलब कि जो दीर्घकालिक रूप से मतलब लंबे समय तक नहीं चलने वाला हेपेटाइटिस है उसे गैर क्रोनिक बोला जाता है। यह दीर्घकालिक यकृत समस्याओं का कारण नहीं बनता है, शायद ही कभी इस जटिलताओं का कारण बना है जो हेपेटाइटिस ए है। इसका संचरण की बात करें हेपेटाइटिस ए, इसका संचरण कैसे होता है। मुख्य रूप से जो दूषित भोजन होता है या पानी होता है, अगर गंदा भोजन या गंदा पानी करते हैं दूषित रूप से तो वो हमें हेपेटाइटिस ए की तरफ ले जाता है। अगर इसके उपचार की बात करें तो इसका टीकाकरण उपलब्ध है और इसकी अनुशंसा भी की जा सकती है कि मतलब इसे आसानी से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करें, यह दुनिया का सबसे आम लीवर संक्रमण है। ये सबसे ज़्यादा संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी है। यह क्रोनिक संक्रमण भी है। यह क्रोनिक संक्रमण का कारण भी बनता है, मतलब कि ये हेपेटाइटिस बी बीमारी लंबे समय तक चल सकती है। जैसे सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसे खतरा भी बढ़ा सकती है। लीवर कैंसर जैसे खतरा को भी यह प्रमोट कर सकती है जो हेपेटाइटिस बी है। अगर इसके संचरण की बात करें तो मुख्य रूप से अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उसके रक्त यानी खून के संपर्क में आता है, या तो कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे अगर यौन संपर्क बनाता है तो भी हेपेटाइटिस बी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलना शुरू करता है। अगर जिस माँ को हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चों को भी संभावनाएं हैं कि पूरी तरीके से उसके अंदर हेपेटाइटिस बी का जो सिम्टम्स है लक्षण वो उसके अंदर आ जाए। तो आइए इसकी भी टीकाकरण है वो भी इसकी भी अनुशंसा की जा सकती है। हेपेटाइटिस सी के बारे में जानेंगे। अधिकांश मामलों में यह दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बन सकता है। यह भी दीर्घकालिक संक्रमण कारण बन सकता है। मुख्य रूप से यह भी है संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से, जैसे असुरक्षित इंजेक्शन के कारण हेपेटाइटिस सी फैलता है। और जो नसबंदी में जो तरीके अपनाए जाते हैं उसमें भी यह फैलने की संभावना इसमें रहती है। इसका उपचार, इसका कोई टीका नहीं, ध्यान रखिएगा। जो हेपेटाइटिस सी है इसका कोई टीका नहीं है, लेकिन एंटीवायरल उपचार उपलब्ध है, यानी एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। हेपेटाइटिस डी के बारे में दिया है। देखिए 4-5 प्रकार के हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। यह अनोखा प्रकार का हेपेटाइटिस है जो केवल हेपेटाइटिस बी में जिसे हेपेटाइटिस बी रहता है उसे ही होता है हेपेटाइटिस सी। जिसे हेपेटाइटिस बी रहता है उसे ही होता है हेपेटाइटिस सी होता है। तो फिर ध्यान रखिएगा ये करता क्या है। जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी वाले व्यक्ति का जो दर्द और पीड़ा होता है या जो रोग होता है उसे और ये बढ़ा देता है। उसका जो 5% समस्याएं हैं और भी प्रमोट कर देता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस ई के बारे में दिया है, तो हेपेटाइटिस ई के बारे में जानेंगे। इसका संचरण कैसे होता है। मुख्य रूप से यह खराब स्वच्छ वाले क्षेत्रों में जो दूषित पानी है उसके माध्यम से फैलता है। अगर आसपास अगर कम साफ सफाई है और उसके साथ साथ अगर पानी जो दूषित है, दूषित पानी का सेवन करते हैं व्यक्ति, तो उसे हेपेटाइटिस
ई होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। ये तो ऐसे प्रभावित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अगर इससे संक्रमित हो जाती है तो उन्हें खतरा पैदा कर देता है। इसका कोई टीका उपचार उपलब्ध नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड्स, ये चर्चा में की हुई, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, यानी शॉर्टकट में इसे बोलते हैं सेबी, सेबी ने कुछ सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनियां थी उसको डी लिस्टिंग जो नियम है उसकी समीक्षा करना शुरू कर दिया है। तो आइए जानेंगे इसके बारे में। ऐसा उस कंपनी के शेयरों के हेर फेर पर लगाम लगाने के लिए कोशिश में किया जा रहा है जिसने स्टॉक एक्सचेंजों से डी लिस्टिंग का विकल्प चुना है। जो भी कंपनी शेयर मार्केट में जाती है, अगर भारत में शेयर मार्केट में अपना मार्केट बनाती है तो वो जो सेबी है उसमें अपने आप को लिस्ट कराना होता है। सेबी में इसको कंपनी को लिस्ट कराना होता है। तो कुछ कंपनियों ने एक विकल्प चुना है, कि जो सेबी है उससे डी लिस्टिंग मतलब उससे बाहर निकलने का विकल्प चुना है। तो इसकी समीक्षा कर रहा है, जो सेबी है इसकी समीक्षा कर रहा है कि इसे डी लिस्टिंग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। पूंजी बाजार नियामक संस्था है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। तो डी लिस्टिंग यही होता है कि स्टॉक एक्सचेंज से जो सूचीबद्ध सुरक्षा है उसको हटाना, मतलब जो लिस्टेड हुई हैं कंपनियां उसे अनलिस्टेड करना। सेबी के बारे में जानेंगे। तो सेबी की स्थापना हुई है 1992 में, यानी 1992 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह इस बोर्ड का गठन, जो सेबी बोर्ड है इसका गठन 1988 में ही हो गया था। 1988 में ही हो गया था, लेकिन तब तक यह एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, गैर वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। लेकिन 1992 में यानी 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम पारित कर दिया गया। पारित करने के बाद सेबी को एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दे दी गई, अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, मुख्यालय मुंबई में है। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। मंत्रालय किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में अध्यक्ष को भारत की जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा नामित किया जाता है। जो सेबी का अध्यक्ष है उसे जो सत्ताधारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त तो जो 2 सदस्य होते हैं, एक केंद्रीय वित्त मंत्री के अधिकारी होते हैं और एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सदस्य होता है। 2 सदस्य इसके होते हैं। शेष 5 सदस्य और भी होते हैं। कम से कम 3 सदस्य इसके, जो 5 सदस्य हैं इसमें से 3 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, 2 अस्थायी रूप से सदस्य इसके होते हैं। तो ये थी इसकी संरचना के बारे में। एक प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के बारे में दिया है, यानी कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, सेट यानी सेट। यह किस लिए बनाया गया था? अगर कोई भी संस्था मतलब कंपनी, अगर सेबी के निर्णय से, अगर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के निर्णय से अगर असंतुष्ट है, व्यथित महसूस कर रहा है, तो वह इसके खिलाफ कहाँ अपील कर सकता है? तो उसके लिए एक न्यायाधिकरण बनाया गया है जिसका नाम है प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण, यानी कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। इसमें वह सेबी के खिलाफ अपील कर सकता है। तो यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम जो 1992 है, इसके प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, जो प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण है यह भी एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य यही है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या अधिनियम है इसके तहत जो भी निर्णय लिए गए हैं, अधिकारी के द्वारा पारित आदेश किए गए हैं, इसके खिलाफ सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। इसकी संरचना की बात करें सेट की, इसके संरचना में एक पीठासीन अधिकारी होता है, 2 इसके अन्य सदस्य होते हैं। एक पीठासीन अधिकारी, 2 सदस्य होते हैं। तो टोटल्स कितने हो गए मेंबर्स? 3 मेंबर्स होते हैं। अगर इसकी शक्तियाँ की बात करें तो इसके अंदर जो शक्ति होती है, जो सेट के अंदर जो शक्ति पावर्स होते हैं, वो जो सिविल न्यायालय होता है उसके समकक्ष इसमें शक्ति मौजूद रहती है। अपील, यदि कोई, ध्यान रखिएगा, यदि कोई सेट से भी असंतुष्ट है, यानी कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी कोई संस्था असंतुष्ट हो गया कि ये भी ठीक से निर्णय नहीं दिया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपील करने के लिए। सेबी की शक्तियां और भी कार्य के बारे में इसके जाने। सेबी एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। सेबी एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है।
यह विनिमय मसौदों तैयार करता है, यानी रेगुलेशन का एक मसौदा तैयार करता है, जांच भी कर सकता है, निर्णय भी पारित कर सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है किसी भी कंपनी को अगर वो किसी तरीके से इसके नियम के खिलाफ काम करती है तो। यह 3 श्रेणियों में कार्य करती है। यह जारीकर्ता के रूप में, यानी कि एक आदेश विनिमय भी जारी करती है, निवेशक को सटीक जानकारी और सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है, प्लस उसके बाद मीडिएशन का भी काम करती है। अगर किसी कंपनी और किसी प्रोफेशनल के बीच में कोई समस्या है तो ये मीडिएशन का भी काम करती है। प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम, प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा पारित किया गया कि सेबी, ध्यान रखिएगा, सेबी अब रुपए के किसी भी धन पूलिंग योजना को विनिमय करने में सक्षम है। मतलब कि कोई भी अगर समस्या, पैसों का हेर फेर कोई भी कंपनी करती है जिसकी अमाउंट 100 करोड़ या इससे अधिक है तो गैर अनुपालन के मामलों में वो संपत्ति भी कुर्क कर सकती है। कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अगर 100 करोड़ रुपए से अधिक, 100 करोड़ या इससे भी अधिक पैसों का हेरफेर करता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार सेबी को दे दिया गया। किसके द्वारा? प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। और भी इसके बारे में कुछ है, थोड़ा जानेंगे। सेबी अध्यक्ष के पास तलाशी लेने और जब्ती करने का भी आदेश देने का अधिकार है। किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था या व्यक्ति को उसका संपत्ति कुर्क करना, तलाशी करना, इसका सारा अधिकार है। और उसके बाद किसी भी प्रतिभूति लेन देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है। सेबी उद्यम पूंजी कोष और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेशों के कामकाज में पंजीकरण और विनिमय का कार्य भी करता है। तो ये थी आज का न्यूज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही है। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।